हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहाँ पर हम यूपीएससी के मेंस के लिए मैथ सब्जेक्ट को कवर करते हैं। अब अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज़ को देखने से पहले, सीरीज़ में इस वाले पार्ट को देखने से पहले मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड किया है, उसको ज़रूर देख लेना क्योंकि उसका कुछ कॉन्सेप्ट इस वीडियो में यूज़ होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हालांकि हम लीनियर इक्वेशंस को पढ़ चुके थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी हमने, लेकिन वो कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ नहीं थी। और दूसरी चीज़, वो फर्स्ट ऑर्डर की थी, यहाँ पर ऑर्डर n होगा। ठीक है, तो अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की होगी? dny अपॉन dxn प्लस a1 dn माइनस वन बाई dxn माइनस वन। मतलब ऐसे करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 4 ऑर्डर की है तो d4y अपॉन dx4 प्लस a1 d3y अपॉन dx3 प्लस a2 d2y अपॉन dx2 प्लस a3 dy अपॉन dx प्लस a4y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया? फोर्थ ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, वेयर a1 a2 a3, ये जो a1 a2 a3 आ रहे हैं, ये क्या है? ये सब कांस्टेंट है। और जो आपका, और ये इक्वल में 0 नहीं, इक्वल में आएगा q। और ये जो आपका इक्वल में q लिखा हुआ है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, y नहीं आएगा इसके अंदर। तो q इज अ एनी फंक्शन ऑफ x। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब इसको लिखना बहुत लंबा होता है, तो हम क्या करेंगे? फॉर आर कन्वीनियंस, इसमें जो ये d अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो जितने भी ऑपरेटर आ रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? d अपॉन डी एक्स को d, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को d स्क्वायर, डी एन माइनस वन ऐसे करके, डी थ्री अपॉन डी एक्स थ्री को d3, तो ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो जो आपकी इक्वेशन 1 थी उसमें क्या करा हमने? डी एन अपॉन डी एक्स एन की जगह क्या हो जाएगा? डी एन। तो ऐसे करके मैंने इसमें पुट कर दिया, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? डी एन वाई माइनस प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई। तो इसका तरीके से अब इस पूरी इक्वेशन में से y कॉमन आ जाएगा, तो ये पूरी इक्वेशन में से y कॉमन ले लिया, तो ये अब आपका क्या है? ये आपका एक d का फंक्शन बन गया ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उसी को लेती हूँ जो मैंने फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ली है अभी। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर की क्या ली थी मैंने? ऊपर देखते हैं, ऊपर ही लिखी थी ना हमने, कहाँ गई? ये फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं d4y प्लस a1 d3y प्लस a2 d2y प्लस a3 dy प्लस a4y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू q। ठीक है, तो अब इसमें से y कॉमन आ जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? d4 प्लस a1 dq d3 मतलब प्लस a2 d2 प्लस a3 d प्लस a4, y कॉमन आ गया, इज इक्वल टू q। तो अब ये क्या है? आपका ये फंक्शन ही तो है। क्या है ये? f ऑफ d, फंक्शन ही तो है d का। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन भी हमको इसी फॉर्म में मिलेंगे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, कैपिटल D का मतलब क्या है? d अपॉन डी एक्स, d2 का मतलब क्या है? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब आते हैं होमोजीनियस इक्वेशन पे। होमोजीनियस इक्वेशन भी कौन सी? इसी के अंदर लीनियर इक्वेशन में ही होमोजीनियस किसे कहते हैं? अगर ये जो इक्वेशन 2 आपकी बनकर आई है, इसमें अगर q की वैल्यू 0 हो जाए, q बराबर क्या हो जाए? 0, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? f ऑफ डी वाई बराबर 0। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? होमोजीनियस इक्वेशन। कि क्या? अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में q की वैल्यू 0 हो जाए, तो जो इक्वेशन बनकर आती है वो क्या कहलाती है? लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलो अब आगे कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। इसमें नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे आएंगे जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ लिखते जाओ। इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज
the general solution of 3, कौन सी वाली, होमोजीनियस इक्वेशन का, अगर y बराबर एफ एक्स जनरल सॉल्यूशन है। अब ये मत पूछना जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसको नहीं पता है पहले जाके उन वीडियो को देखो, उसके बाद उस पर पढ़ो। तो इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 3 एंड y इज इक्वल टू 5x, कोई दूसरा फंक्शन है, इज एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी थी, जिसमें q 0 नहीं होता, ठीक है, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब जितने भी कांस्टेंट आए थे उसको कुछ ना कुछ वैल्यू रख के पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या आएगा, डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कांस्टेंट उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं कि क्या, अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स आपका जनरल सॉल्यूशन है होमोजीनियस इक्वेशन का, और y बराबर 5x कोई दूसरा फंक्शन पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इक्वेशन 2 का। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, देन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 5 ऑफ एक्स इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2। तो ये जो आपका होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आया है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा इक्वेशन 2 का जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाएगी, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगी, किसका, इक्वेशन 2 का, मतलब लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का, ठीक है। अब बात आती है सॉल्व करने की, इसको अभी याद रखना, या आगे आप अभी लिखते जाओ, जितना समझ में आ रहा है उतना काफ़ी है, जितना नहीं आ रहा लिखते जाओ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट हमारा तभी क्लियर होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हमें पहले लिख के रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं मेथड फॉर सॉल्विंग, नोट डाउन करो। अभी हाल फिलहाल जितना समझ में आ रहा है उतना समझो और मेरे साथ लिखते जाओ। द मेथड फॉर सॉल्विंग, मेथड फॉर सॉल्विंग क्या है, सबसे पहली चीज़, फर्स्ट वी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी थी, होमोजीनियस वाली, कौन सी वाली, यानी कि एफ ऑफ डी y इज इक्वल टू 0। इसका क्या निकालेंगे हम, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इक्वेशन 3 का जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, शॉर्ट में इसको CF भी बोलते हैं, इक्वेशन 3 का जो जनरल सॉल्यूशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो जनरल सॉल्यूशन निकल कर आएगा ना कांस्टेंट के साथ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ, इक्वेशन 3 का, वही हमारा क्या कहलाएगा, उसका ही दूसरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जनरल सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली सी बात है उसमें कोई ना कोई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ज़रूर होगा उसके अंदर, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट we find a particular solution of 2
जो इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 कौन सी थी, जिसमें ये बराबर में 0 नहीं था, बराबर में q था, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली सी बात है उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा। इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, शॉर्ट में PI। ठीक है, इसी को जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा इसी को क्या भी कहते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कहते हैं। फिर जो आपका द जनरल सॉल्यूशन होगा किसका, इक्वेशन 2 का, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 विल बी y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमारा आंसर आएगा। क्या सिंपल है, कुछ भी नहीं है, थ्योरी बस बड़ी सी लग रही है। मतलब क्या है कि आपको जो लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट दे रखी होगी, किस फॉर्म में दे रखी होगी, f ऑफ dy इज इक्वल टू q की फॉर्म में दे रखी होगी। इसमें पहले आप क्या करोगे, पहले इसको होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो गया, f ऑफ dy बराबर 0। फिर आप इस इक्वेशन का क्या निकालोगे, जनरल सॉल्यूशन निकालोगे। वो जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और फिर इस वाली इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसको ऐड कर देंगे, उसको प्लस करके लिख देंगे, तो जो आंसर आएगा टोटल हमारा, वो हमारा कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। घुसा भेजे में कुछ नहीं घुसा, कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में जाने दो, बस लिखते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, जितना आ रहा है उतना काफ़ी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम केवल पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालना सीखेंगे। यानी कि आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर हमें होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है तो हम वहाँ से उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो, तो उसके लिए एक टर्म आएगी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका बड़ा यूज़ होगा उसके अंदर, तो पहले ज़रा इसको समझो, ऑक्सिलरी इक्वेशन किसे कहते हैं। कुछ भी नहीं होता भाई, केवल नाम ही बड़े बड़े हैं इनके। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास f ऑफ d, ये जो ये इक्वेशन दे रखी होगी f ऑफ dy बराबर 0, ये क्या होगी, होमोजीनियस इक्वेशन होगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको f ऑफ d जो दे रखा है पहले उसे पहचानो, उसको लिख लो। फिर उसके बाद f ऑफ d का यूज़ करके एक टर्म ले लो m, और f ऑफ d के बजाय f ऑफ m बराबर 0 रख दो। यानी कि मान लो अगर आपको f ऑफ d की वैल्यू दे रखी है dq प्लस डी स्क्वायर प्लस d प्लस 2 बराबर 0, ये दे रखा है f ऑफ d, तो f ऑफ m क्या हो जाएगा, फिर f ऑफ m हो जाएगा m क्यूब, d की जगह m आ जाएगा, तो m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 2, और f ऑफ m बराबर 0 रखना है तो बराबर 0 रख दो। तो ये आपकी क्या बन गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब चाहो तो उसका एक डेफिनेशन लिख लो, क्या लिखोगे, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ d y इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, तो द इक्वेशन f ऑफ m बराबर 0 इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1। क्लियर, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन करते जाओगे अपने आप ही, ऑक्सिलरी इक्वेशन कोई बड़ा टर्म नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है। ठीक है, अब उसके बाद आगे आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए ना कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अपने दिमाग में एकदम कहते हैं ना बिल्कुल टिप पॉइंट पे रखने पड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहले नोट डाउन करते हैं, उसके बाद याद करेंगे।
फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं, पहले हेडिंग डालो, टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर द इक्वेशन एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। फिर हम पहले क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एम बराबर 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन 2 डाल दो, एफ ऑफ एम बराबर 0 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के रूट्स फाइंड करने हैं, वो भी आसानी से हो जाएंगे। टेंथ में बड़े किए थे यार, बड़ा परेशान किया था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर आया था, इसमें हमने रूट्स निकाले थे। जैसे क्वाड्रेटिक के निकाले थे ना, सेम ऐसे ही आपको रूट्स फाइंड करने हैं इस इक्वेशन। ठीक है, फिर जो आपके पास इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आएंगे, उनको देखकर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ केसेस होते हैं जो आपको याद रखने हैं, उन केसेस को नोट डाउन करो। पहले लेते हैं केस 1। केस 1 क्या कहता है, केस 1 कहता है कि व्हेन all the roots of equation 2 are real and distinct, कि अगर जो इक्वेशन 2 के आपने रूट्स निकाले वो सारे रियल हैं और अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट जो m की वैल्यू आ रही है आपकी, वो क्या आ रही है, m1 m2, तो डिपेंड करेगा कितने ऑर्डर की आपकी इक्वेशन है। अगर भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो m की 2 वैल्यू आएंगी, क्यूबिक इक्वेशन है तो m की 3 वैल्यू आएगी, ये तो बेसिक है। ठीक है, तो अब ये इसके क्या है, ये अलग अलग रूट्स आ रहे हैं और रियल आ रहे हैं। देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस डेट डैश प्लस cn e की पावर mnx। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करेंगे एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। कहने को वैसे कुछ नहीं कह रहा उसके अंदर, ये कह रहा है कि अगर जो आपने एफ ऑफ एम बराबर 0 इक्वेशन सॉल्व की है और अगर उसके जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल हैं और अलग अलग हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये होगा, c1 की जगह c1 ही पुट करना, c1 c2 cn क्या है, कॉन्स्टेंट है, e की जगह e पुट करना है, x की जगह x ही पुट करना है, m1 m2 की जगह क्या पुट करना है, जो आपके रूट्स आए निकल के। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अभी पहले लिखे जाओ जल्दी फटाफट फटाफट। केस 2, केस 2 क्या कहता है, व्हेन 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर इक्वल and other roots are distinct। मतलब क्या कि जो आपने जो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली थी उसके रूट्स फाइंड किए, अब उसके रूट्स इस तरीके से आ रहे हैं कि 2 रूट तो सेम है, बाकी के अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपकी m की वैल्यू आ रही है 1 1 2 ऐसे आ रहा है, तो अब 3 रूट्स आ रहे हैं लेकिन इनमें से 2 रूट सेम आ रहे हैं,
तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 x ई की पावर m1x। अब ये जो आपका m1 है वो क्या होगा, m1 और m2 दोनों होंगे, मतलब m1 बराबर है m2 के, ठीक है, प्लस c3 ई की पावर m3x प्लस सी एन ई की पावर mn x। मतलब कुछ समझ नहीं आया, मतलब ये है कि m बराबर अगर मान लो आपका आ रहा है 1 1 और 2, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 प्लस, सॉरी 1 1 1 ही लिख दिया मैंने यहाँ, 1 1 2, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x, ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो इन दोनों के लिए c1 प्लस c2x लिखेंगे, ई की पावर m1 और m2 की वैल्यू क्या, m1 की वैल्यू क्या 1 ही है, तो 1 इंटू x हो गया, प्लस c3 ई की पावर, अब ये 1 को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा इसी के अंदर आ गया, ठीक है। अब किसको लिखेंगे, 2 को, ई की पावर 2x। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपके पास m की वैल्यू आ रही है -1 2 2 और 3, ऐसे आ रही है वैल्यू, m की 4 वैल्यू आ रही है, तो अब क्या करोगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा हो जाएगा c1 ई की पावर -x, पहले इसका लिख लिया, फिर इन दोनों का एक साथ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा c2 प्लस c3x ई की पावर 2x। समझे गए, घुसा भेजे में, भाई 2 है ना, दो सेम वैल्यू आ रही है, तो c2 प्लस c3x की पावर ई की पावर 2x, और 3 अकेला है तो उसके लिए फिर अलग से c4 ई की पावर 3x। आ गया समझ में, क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत। आगे आते हैं केस 3 पर। केस 3, केस 3 क्या है हमारा, केस 3 है व्हेन 3 रूट्स आर इक्वल, व्हेन 3 रूट्स आर इक्वल। अगर 3 रूट्स इक्वल आ रहे हैं तो फिर आपका y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x² ई की पावर m1x प्लस c4 ई की पावर m4x प्लस एंड सो ऑन प्लस cn ई की पावर mnx। अब थोड़ी बत्ती जली होगी क्या, जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं इसका, मान लो आपके पास m की वैल्यू आ रही है 1 1 1 2, तो अब आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ये तीनों वैल्यू सेम है, तो अब ये वाली कंडीशन बनेगी, तो c1 प्लस c2x प्लस c3x² और ब्रैकेट में क्या आ गया, ई की पावर m1 की जगह 1 आ जाएगा, यानी कि 1 इंटू x हो गया, प्लस अब 2 के लिए अलग से लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा c4 ई की पावर 2x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। समझ में आया, क्लियर हुआ। ऐसे करके एक और केस बना सकते हो आप, क्या बना सकते हो, केस 4। केस 4 क्या हो जाएगा, व्हेन ऑल द रूट्स आर इक्वल, व्हेन ऑल द रूट्स आर इक्वल। अगर ऑल द रूट्स इक्वल है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, y बराबर c1 प्लस c2x प्लस c3x², पैटर्न पहचानते जाओ बस, प्लस cn x की पावर n-1, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, e की पावर m1x। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। नेक्स्ट अब उसके बाद केस 5। केस 5 क्या कहता है, केस 5 कहता है कि व्हेन द
auxiliary equation has alpha plus minus iota beta as a pair of complex रूट्स। यानी कि आपके पास m की दो वैल्यू आ रही हैं, आपके पास m1 और m2, जिसमें आपके पास m1 बराबर आ रहा है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और m2 बराबर आ रहा है अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। ये निकल के आ रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं रूट्स। इस कंडीशन में आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? लिखो y बराबर e की पावर अल्फ़ा एक्स a कॉस बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स। ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। फॉर्मूला है, याद करना, ठीक है। उसके बाद एक और केस लिखो, केस 6। केस 6 क्या है? अगर आपके पास इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब क्या कि आपके पास m बराबर m1 m2 m3 m4 चार वैल्यू आ रही हैं, जिसमें कि m1 बराबर आ रहा है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, m2 बराबर भी यही आ रहा है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, m3 बराबर आ रहा है अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा और m4 बराबर भी यही आ रहा है अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। अब दो रूट्स आपके फिर से रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये कौन से वाले रूट्स रिपीट हो रहे हैं? कॉम्प्लेक्स वाले रूट्स रिपीट हो रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो क्या होता है? y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स a प्लस बी एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस सी प्लस डी एक्स साइन बीटा एक्स। ये हमारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ 3 नोट पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, उनको और नोट डाउन करो, फिर जल्दी फटाफट से अपना आते हैं किस पर? अपने फेवरेट पार्ट, जिसको कि हम बोलते हैं क्या? प्रॉब्लम। चलो नोट पॉइंट ऐड करो जो क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। पहला नोट पॉइंट लिखो, द एक्सप्रेशन जो आपका अभी आया था e की पावर अल्फ़ा एक्स a कॉस बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स, ये कब आया था? जब कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं, a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी। इसको कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, क्या भी लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं a e की पावर अल्फ़ा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस बी, ये भी लिख सकते हैं इसको। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं a e की पावर अल्फ़ा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस बी। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है, याद करके रखो, डेरिवेशन पे मत जाओ, क्योंकि इसमें कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को इस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं कि हमारा ये आंसर आ जाता है, ठीक है। तो याद कर लो कि इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आंसर में ये लिखा हुआ हो या किसी क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना हो तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं इसको भी, ठीक है। उसके बाद 2 नोट पॉइंट और लिखो। सेकेंड नोट पॉइंट है, इफ auxiliary equation has alpha plus minus under root beta, इस तरीके से रूट्स हैं आपके पास, यानी कि आपके पास m1 बराबर आ रहा है अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा और m2 बराबर आ रहा है अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा, तब भी दिक्कत हो जाती है ना। तब हम यहाँ पर जो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स c1 कॉस
हाइपरबोलिक रूट बी एक्स रूट बीटा एक्स। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है हमारा 12th क्लास में। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे भी दोबारा से रिपीट होगा, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बी एक्स, ठीक है। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू C1 ई की पावर अल्फा एक्स कॉज हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरा वाला अपने काम का नहीं है, वो आपका इसी में ही एंड हो जाएगा, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे याद रखने हैं आपको, है ना। अब आप एक काम करना, अभी तो मैंने केसेस के फॉर्म में लिखाए हैं, अब इसके पावर नोट्स बना के रखना, ठीक है। पावर नोट्स का मतलब क्या हो गया कि आपको नॉर्मली जो सुदर्शन सर की वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा पावर नोट्स किसे कहते हैं। ये मैंने उन्हीं से सीखा है, जो मेरे बहुत काम आया। पावर नोट्स का मतलब है कि हमने जितने भी केसेस लिखे हैं, जैसे आपने ये वीडियो देखा है, जितना भी पढ़ा आपने इसके अंदर, उसको एक पेपर पे उतारने की कोशिश करो। तो जितने भी फॉर्मूले उनको एक पेपर पे लिख लो, ठीक है। इसके लिए जैसे मैं आपको एक बनाया हुआ है मैंने, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब इसमें देखो ये मैंने नोट करा हुआ है, ठीक है। जैसे 1 रियल रूट है तो C1 ई की पावर m1x, ठीक है। तो 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स होगा तो ये वैल्यू होगी, इक्वल रूट्स हैं तो ये होगा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा रूट्स है तो ये होगा। तो वो सारे फॉर्मूले एक तरफ लिख लिए तो वो रिवाइज करने में आपको आसानी होगी इससे, ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम को, तब जाके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे चलो क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है आपको, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट गिवन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 है। पहले देखो एफ ऑफ डी बराबर क्या है आपके पास, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एम निकालेंगे, जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ एम रख दो। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, एफ ऑफ एम बराबर 0, यानी कि ये हो जाएगा क्या, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करोगे तो ये तो इजी है यार, कर लोगे। एम स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2m माइनस एम प्लस 2 बराबर 0। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, m कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया m माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 2 आ गया। अब ये क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या था, y इज इक्वल टू C1 ई की पावर m1x प्लस C2 ई की पावर m2x। 2 ही रूट्स है ना। तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, y इज इक्वल टू C1 ई की पावर m1 की जगह 1 रखोगे तो यहाँ x ही बचेगा, प्लस C2 ई की पावर 2x। बस इतना सा ही है। बताओ कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई, समझ में आया? आप आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक और क्या, क्वेश्चन तो बहुत सारे लिखेंगे अभी। एक क्वेश्चन है आपके पास, डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2 इंटू वाई बराबर 0। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन को ही क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। तो वही ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 बराबर 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब ये क्यूब वाली इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं,
पहले m की जगह 1 -1 2 -2 रख के देखो, जिससे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए, एक रूट वो हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे रख के देखोगे तो आपका m बराबर अगर 1 रखते हो तो रख के देखो ज़रा, मैं रफ काम कर रही हूँ, येलो कलर से मैं रफ वर्क यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं m बराबर 1 पुट करती हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, 1 -4 + 5 -2। तो ज़रा देखो 5 + 1 क्या हो गया 6, और -4 -2 क्या हो गया -6, बराबर 0 आ गया। यानी कि आपके पास एक रूट क्या हो गया, m बराबर 1 हो गया ना। यहाँ पर आपके पास एक रूट हो गया m बराबर 1। अब m बराबर 1 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, m - 1 बराबर 0, 1 को मैं उधर ले गई। अब इसके आगे के रूट्स कैसे निकालेंगे, m - 1 का डिवाइड लगाएंगे किसके अंदर, m³ - 4m² + 5m - 2 के अंदर। इसमें अगर आप डिवाइड लगाओगे तो पहले कितनी बार जाएगा, m² बार जाएगा। तो ये हो जाएगा m³ - m², ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया -3m² + 5m। अब -3m टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा -3m² + 3m। तो ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो गया 2m - 2, तो +2 टाइम्स चला जाएगा, 2m - 2, आंसर 0 आ गया। यानी कि आपका कितने टाइम्स गया, m² - 3m + 2 बराबर 0। यानी कि मैं अब यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ कि एक रूट तो मेरा क्या आया था, m - 1 आया था, और दूसरा क्या आ रहा है m² - 3m + 2 बराबर 0। एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिखोगे, ये जो डिवीज़न वाला पूरा मेथड है ये आपको क्या करना है, रफली करके देखना है, ठीक है। अब उसके बाद इसके भी फैक्टर कर दो, m² - 3m + 2 के, तो क्या हो जाएंगे m², इसके फैक्टर करोगे तो 2 + 1 3 हो गया, तो -2m - m + 2 बराबर 0। इसमें से m कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा m - 2, यहाँ से भी -1 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा m - 2 बराबर 0। तो ये हो गया m - 1 m - 2 बराबर 0, ये रूट्स आ गए। तो अब कुछ नहीं करना, आप बस यहाँ पे इसको लिख दो। क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे क्या, m - 1 तो ऐसे ही आ गया, और ये इस वाली टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m - 1 और m - 2 बराबर 0। अब इस पूरे को मैं मिटा देती हूँ क्योंकि ये हमारा रफ वर्क है, इसको हमको शो करना नहीं है एग्ज़ाम में। अब उसके बाद यहाँ से फिर m की वैल्यू क्या आएगी, 1 1 2। अब यहाँ पे आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, दो रूट्स इक्वल आ रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, y = c1 + c2x e⁻m1x + c3 e⁻m3x। तो क्या हो जाएगा, y बराबर c1 + c2x e⁻m1 की जगह 1 पुट करोगे तो ये x ही आ जाएगा, प्लस c3 e⁻2x। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया ये चीज़, यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है d³ + 6d² + 11d + 6 × y बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना। अब पहले वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, उसके बाद चेक कर लो, जब तक मैं करती हूँ। यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ पहले। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या बनकर आएगी, m³ + 6m² + 11m + 6 = 0। अब इसके फैक्टर करने हैं तो 1 - 1 2 - 2 रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा क्या, m बराबर अगर 1 पुट करते हो तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि भाई सारी वैल्यूज़ प्लस हैं। m बराबर -1 पुट करके देखो, -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1
प्लस 6 माइनस 11 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 12 हो गया, माइनस 11 माइनस 1 12 इक्वल टू 0 आ गया। तो आपका एक रूट आपको मिल गया m बराबर -1। m बराबर -1 मिला है तो इसको क्या लिख सकते हैं, m प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, एक रूट हमारा हो गया क्या, m प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, m प्लस 1 का डिवाइड लगा दो गिवन इक्वेशन में, बट ये रफली करना है काम। m प्लस 1 का डिवाइड लगा दो m क्यू प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 में, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर टाइम्स गया तो ये हो जाएगा m क्यू प्लस m स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया, 5m स्क्वायर प्लस 11m। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 5m टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 5m, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 11 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, 6m प्लस 6, कितने टाइम्स जाएगा ये, प्लस 6 बार, 6m प्लस 6 माइनस माइनस आंसर कैंसिल हो गया। तो अब ये आपका दूसरा रूट क्या आ गया, उसे यहाँ पे लिख दो। दूसरा रूट आ गया आपका m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 बराबर 0। अब इसको इरेज कर सकते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसको आगे रूट करना है तो मतलब आपको अब क्या करना है, फैक्टर करने हैं किसके, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 के। तो देखो 2 3 जा 6 और 2 प्लस 3 5, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन आएगा, ये क्या हो जाएगा m प्लस 2 प्लस 3, यहाँ से m कॉमन आएगा m प्लस 2 बराबर 0, तो ये क्या हो गया m प्लस 2 और m प्लस 3 बराबर 0 आ गया फैक्टर, उसे यहाँ पे पुट कर दो, लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 बराबर 0, ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद तो यहाँ से m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1 -2 -3, 3 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स है। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x प्लस c3 e की पावर -3x। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ, कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है क्या इसके अंदर, अगर लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या चीज़ आपको अब डिफ़िकल्ट लग रही है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट के लिए 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, उसको नोट डाउन करो ज़रा। एक क्वेश्चन है जो इन्हीं की तरह है जो मैंने अभी आपको कराए। एक क्वेश्चन है डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर -x। और एक और क्वेश्चन लिखो, d की पावर 4 माइनस डी क्यूब माइनस 9d स्क्वायर माइनस 11d माइनस 4 इंटू वाई बराबर 0। इसका आंसर है c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर -x प्लस c4 e की पावर 4x, ये आंसर आएगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो 4 ऑर्डर की बनेगी ना,
तो आपको कुछ नहीं करना, m की जगह 1 2 3 1 -1 2 -2 पुट करके देखो, एक फैक्टर आ जाएगा आपके पास, फिर उसका डिवाइड लगा दो तो बाकी के फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देती हूँ, एक और क्वेश्चन लिखो। d की पावर 4 माइनस 5d² प्लस 4 इंटू वाई बराबर 0। इसका आंसर है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस c3 e की पावर 2x प्लस c4 e की पावर माइनस 2x। ये भी आपको खुद करना है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिखो, 4th। बस इसमें एक ही चीज़ है, इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर वो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक फैक्टर निकालना अच्छे से आना चाहिए। d की पावर 4 प्लस 2d³ माइनस 3d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई बराबर 0। इसका आंसर लिखो। आंसर है इसका c1 प्लस c2 x e की पावर x प्लस c3 प्लस c4 x e की पावर माइनस 2x। ये इसका आंसर है, ये आपको खुद करना। ठीक है। अच्छा, 2 क्वेश्चन और मैं बताती हूँ जिसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है। देखो, एक क्वेश्चन है आपका d³ माइनस 8 इंटू वाई बराबर 0। इसको सॉल्व करना। वैसे तो ये बहुत ईजी, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूज़न रहता है, उसको मैं क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पर देखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या निकल कर आएगी, m³ माइनस 8 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने हैं आपको। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा यहाँ पर सीधे सीधे m³ बराबर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। m³ बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो आपके पास वैल्यू आ गई m बराबर 2। सॉल्व कर दोगे तो आप क्या दे दोगे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 e की पावर 2x। हो गया सॉल्व। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3। क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब m की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, 3 वैल्यू आनी चाहिए। बट यहाँ पर तो एक ही वैल्यू आ रही है, तो ये अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ज़रा ध्यान से। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m³ माइनस 8 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, m³ माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब बराबर 0। अब इसे a³ माइनस b³ के फॉर्मूले से खोल दो। जिसको नहीं पता फॉर्मूला, याद नहीं है, वो याद कर लेना। a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका आगे, m माइनस 2 m² प्लस 4 प्लस 2m बराबर 0। यानी कि m माइनस 2, इसको क्या लिख देंगे, m² प्लस 2m प्लस 4 बराबर 0। तो m बराबर 1 तो आ जाएगा आपका 2, किससे आ जाएगा, इससे। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा m बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 4 हो गया, माइनस 4ac यानी कि माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 2a तो 2 हो गया। तो ये क्या आएगा निकल के, m बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंदर क्या बचेगा, माइनस का 12 अपॉन 2। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2। 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2 बन के। तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2। अंडर रूट माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा लिख सकते हैं इसको, अपॉन 2। 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया। तो m बराबर आ गया आपके पास माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। आ गया ना। यानी कि आपके पास m की 3 वैल्यूज क्या क्या आ गई, एक तो आया m बराबर 2, एक आ रहा है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा,
और एक आ रहा है -1 -√3 आयोटा। ठीक है, यही आएगा, कोई दिक्कत? अब देखो ये तो आपका रियल रूट है नॉर्मल वाला, तो इसके लिए तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, सीधे सीधे y बराबर c1 e⁻mx होता है, तो ये 2x हो जाएगा। लेकिन ये दोनों आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, a प्लस आयोटा भी और a माइनस आयोटा भी। तो इसके लिए आपके पास a की वैल्यू क्या है -1 और b की वैल्यू क्या है √3। तो अब इसके लिए दूसरा वाला क्या फॉर्मूला था हमारा, c2 cos बीटा x प्लस c3 साइन बीटा x, और बाहर ब्रैकेट में क्या था e⁻α x। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया आपके पास। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस e⁻, अल्फा की वैल्यू क्या है -1, तो ये -x हो जाएगा। c2 cos बीटा की वैल्यू क्या है √3x प्लस, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ फॉर्मूले को, ये हो जाएगा c3 साइन √3x। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट आते हैं अब उसके बाद, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका d⁴ प्लस d² प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए वही हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकल कर आएगा, m⁴ प्लस m² प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत इसके अंदर? यहाँ तक में पक्का क्लियर हो रहा है ये? अब देखो इसके रूट्स फाइंड करने के ना आपके पास दो तरीके हैं, दो मेथड है। ठीक है, पहले मैं बताती हूँ मेथड 1। मेथड 1 क्या कहता है, मेथड 1 में मैं क्या कर सकती हूँ, m⁴ प्लस m² प्लस 1 को थोड़ा मैनिपुलेट करके m² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m² लिख सकती हूँ। ज़रा सॉल्व करो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, m² प्लस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो m⁴ प्लस 1 प्लस 2m² माइनस m²। तो आपके पास क्या बचेगा, m⁴ प्लस 1 प्लस 2m² माइनस m², m²। आ गया ना भाई? तो मैं क्या कर रही हूँ, m⁴ प्लस m² प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, m² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m²। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे कैसे पता चला कि मुझे इसे ऐसे ही लिखना है? तो इसको याद नहीं करना है आपको। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपके दिमाग में अपने आप ट्रिक्स बनती जाएंगी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीज़ नहीं है और ना ही एक दिन में आएगी। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो, आपको आते जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको a² माइनस b² के फॉर्मूले से खोल देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, m² प्लस 1 प्लस m² प्लस 1 माइनस m बराबर 0 हो गया ना ये? अब उसके बाद नॉर्मल फैक्टर करने हैं मुझे, तो पहले मैं फैक्टर करती हूँ इसके फैक्टर करोगे आप तो आपका m बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, m² प्लस m प्लस 1 बराबर 0। फैक्टर करो इसके, क्या आएंगे, धराचार्य फॉर्मूला यूज़ करके m बराबर -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा आपका m बराबर -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, यानी कि m बराबर आ गया आपके पास -1/2 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके करोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, m² माइनस m प्लस 1 बराबर 0। इसके फैक्टर करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस b होता है तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस माइनस √1 माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि m बराबर 1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो ये हो गया आपके पास m बराबर
1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। ठीक है, यानी कि आपके पास m की 4 वैल्यू आ गई। कौन कौन सी? m बराबर एक वैल्यू आई है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। एक वैल्यू इसी का माइनस करके -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस था ना इसमें, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। फिर ऐसे इसका लिखेंगे, एक बार प्लस करके लिखोगे तो 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और एक बार हो जाएगा 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। ये हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में? पक्का क्लियर है अच्छे से? अब ज़रा देखो, चारों ही अलग अलग रूट्स हैं, चारों में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है। तो पहले इसका लेते हैं, a प्लस आयोटा भी a माइनस आयोटा भी। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला? y बराबर e की पावर अल्फ़ा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, यही होता है। प्लस सेम यहीं पे आएगा, तो ये हो जाएगा, ये दोबारा से e की पावर अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा 1 कर देते हैं, इसको बीटा 1 कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा 2x c3 cos बीटा 2x प्लस c4 साइन बीटा 2x। तो ये आपका क्या हो जाएगा? y बराबर e की पावर अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या है? -1/2, यानी कि माइनस का x/2। तो ये हो जाएगा c1 cos बीटा 1 की वैल्यू क्या है? √3/2, तो √3x/2 प्लस c2 साइन बीटा 1 क्या है? √3, तो ये भी क्या हो जाएगा? √3x/2 प्लस e की पावर अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या है आपके पास अब? x/2, और ये हो जाएगा c3 cos √3x/2 प्लस c4 साइन √3x/2। ये हो गया हमारा आंसर। ये तो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब जैसे मान लो आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है कि हम m की पावर 4 प्लस m² प्लस 1 को ये भी लिख सकते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप कुछ भी नहीं करोगे, फिर हम क्या करेंगे? इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ज़रा देखो करते हैं। इक्वेशन है हमारी m की पावर 4 प्लस m² प्लस 1। ठीक है, इसको यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है हमारी m की पावर 4 प्लस m² प्लस 1 बराबर 0। तो हम इसको क्या करते हैं? हम m² को u रख देते हैं, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? u² प्लस u प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब यहाँ से अगर u की वैल्यू निकालेंगे तो धराचार्य से निकालना पड़ेगा। क्या आएगा? -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2, यानी कि u बराबर आ गया -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2 आ गया। अब ये u क्या माना था? m², यानी कि m² बराबर क्या हो गया? -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2। अब ये आ रहा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स m की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट फाइंड करना पड़ेगा। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बताया था मैंने, तो उसके लिए मैंने आपको उसमें एक फॉर्मूला बताया था। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करने का फॉर्मूला? √x इज इक्वल टू प्लस माइनस r प्लस a/2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा सिग्नम फंक्शन b r माइनस a/2। ये था फॉर्मूला। अब इसमें वेयर आपका r बराबर क्या था? √3
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करो। अब अगर आप इसको ए प्लस आयोटा बी से कंपेयर करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, √a² यानी कि 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4 हो जाएगा। ये √3/2 का स्क्वायर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4/4 यानी कि 1, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ए बी और आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो आपके पास m बराबर आ जाएगा प्लस माइनस आर क्या है 1 प्लस ए की वैल्यू -1/2 है तो ये -1/2 हो जाएगा अपॉन 2, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, प्लस आयोटा सिग्नम फंक्शन बी, सिग्नम फंक्शन फी वैल्यू ही पुट कर देती हूँ सीधे सीधे। सिग्नम फंक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू है √3/2 तो +1 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो ये +1 हो गया, इनटू आर की वैल्यू क्या है 1 माइनस ए मतलब 1 + 1/2 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, यही आएगा। अब इसे और सॉल्व करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, m बराबर प्लस माइनस 1 - 1/2 क्या होगा, 1/2, 1/4 हो जाएगा ये, तो ये 1/2 ही बचेगा, प्लस आयोटा ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2 3/2, 3/4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा √3/2। तो अब आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गई m की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस का 1/2, और यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस माइनस होगा, तो प्लस का 1/2 प्लस माइनस √3/2 और माइनस का 1/2 प्लस माइनस √3/2। ठीक है, और इसे सॉल्व करोगे तो अब आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 प्लस √3/2, 1/2 माइनस √3/2, और इधर क्या आएगी -1/2 माइनस √3/2, और चौथी वैल्यू आएगी -1/2 प्लस √3/2। देखो -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा और 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा, फिर उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर सेम, फिर तो एज इट इज़ यही हो जाएगा। अब उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो या क्वेश्चंस उतार लो, आंसर्स भी लिखे हुए हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो गए, सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।